तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा परिवार नॉलेज रवि में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम मानते हैं कि हम लोग का 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब था। आप लोगों को भी पता है कि पर्व त्योहार था। ये देख रहे हैं राखी हम बांध रखे हैं, आप लोगों को भी राखी बंधाया गया होगा। तो इसी वजह से हम लोग का क्लास 2 दिन नहीं चल रहा था और आज नॉलेज रवि पर MD सर का क्लास भी अपलोड कर दिया गया है। तो इसी वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग इस चैप्टर का, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सिलेबस हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा सब्जेक्ट हम बढ़ाते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को कहा है, यदि 1000 यदि सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ा देते हैं, अपने दोस्त को जोड़ देते हैं, तो मैथ स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने मंजिल तक पहुंचिए और हम भी इधर आप लोगों के लिए नोट और पूरा ट्रिक 12th के लिए जो राउंड राउंड ट्रिक होता है एक पार्टिकुलर पेज पर लिख रहे हैं और डेली बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ को हम छोड़ दिए, मैथ को बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। आप लोगों के लिए डेली मैथ का बना रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत पर आप लोग पूरा लाभ उठाइएगा। तो ऐसा नहीं है, उस पर मैथ का पूरा काम चल रहा है। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। आप लोग एक बुक ऐसा लिए होंगे तो बिल्कुल बेंच पर, डेस्क पर, चेयर पर ऐसे बुक खोल कर बैठ जाइए और हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। जैसे लाइन बाई लाइन हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। तो बातचीत है क्या? पहले ही क्वेश्चन बनता है बिहार बोर्ड का। तो बातचीत क्या है? तो आपको बता दें कि बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। यदि आएगा ऑप्शन में ललित निबंध है तो पहले ललित निबंध को टिक कीजिएगा, नहीं तो आएगा निबंध तो निबंध को टिक कीजिएगा। और आगे दिया है कि ये किसके द्वारा रचित है, यानी किसके द्वारा ये लिखा गया है, राइटर का नाम क्या है? तो राइटर का नाम है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बोलते रहिए, याद हो जाएगा। ये भी पूछता है आप लोगों के लिए, जो पूरा ये कवि क्या होता है और पूरा चैप्टर होता है, एक दिन एक वीडियो में करा देंगे ताकि आप लोगों को छूटे नहीं। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में कि क्या होता है ना, कि इधर कवि का नाम दे देगा और इधर दे देगा चैप्टर और पूछेगा कि इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा, मतलब इस चैप्टर को किसने लिखा, इस चैप्टर को किसने लिखा। आप लोगों को ऐसे एरो का चिन्ह करके ऐसे मिलाने के लिए देता है। तो हम करा देंगे, आप लोग एकदम लिखित ही रहिए। और इसको आज बातचीत के राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अभी हम लोग आज कवि परिचय करेंगे। कवि परिचय करने के बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग कवि परिचय करते हैं। तो आइए कवि परिचय को देख लेते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का लिखेंगे हमारे साथ साथ, और कॉपी पर नोट बनाते रहिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखना होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखिएगा, और यदि पूरा एक पेज पर लिखना चाहिएगा तो वैसे लिखिए। आइए लिखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म, बर्थडे, बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी बर्थडे, ठीक ना? जन्म कब हुआ था? आप लोग बोलिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। पहले ओवरऑल समझा देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे। एक साथ दोनों करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप लोग अच्छा से और नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हम पहले आप लोग को एक एक लाइन बाई लाइन समझा देते हैं कवि परिचय, और उसके बाद हम आपको नोट तैयार करा देंगे, यानी बोर्ड पर लिख लेंगे, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो देखिए, ध्यान से बुक ले लिया है, बुक ओपन कर दिए हैं। सबको पता है हम सरकारी बुक जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया गया उसी को पढ़ाते हैं। ये नहीं कि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि दूसरे का, इसका, उसका ले क्या पढ़ा है। नहीं मेरे भाई, जो ओरिजिनल है उसी के, उससे ज़्यादा देखिए, हम ऐसे टीचर में से है ना, तो जो असलिकता है उसी के साथ हम पढ़ाई में कोई मिलावटी नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। निधन यानी मृत्यु, निधन का मतलब समझ पा रहे हैं? निधन यदि निधन बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या? मृत्यु, यानी उनका डेथ हो गया था। कब? 20 जुलाई 1914 को उनका डेथ हो गया था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844
1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और डेथ यानी मृत्यु, इन्हीं का नाम है, लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लिख देते हैं निधन। ये आप लोग के एग्जाम में निधन नहीं कराएगा, बस हम आपको समझाने के लिए बोले हैं डेथ और मृत्यु, लेकिन एग्जाम में निधन शब्द से ही क्वेश्चन बनता है, समझे ना। इसको याद रखिएगा। निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 1914। ये तो क्वेश्चन हमारे बाल कृष्ण भट्ट का निधन यानी मृत्यु 20 जुलाई 1914 का हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था? 1844 में। आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा पूरा, आप लोग ये मत समझिएगा कि हम 1844 और 1914 याद कर लेंगे तो आप लोग को सही हो जाएगा। मेरे भाई क्वेश्चन बिहार बोर्ड का थोड़ा स्टैंडर्ड हो चुका है, वो ऐसे करके दे रहा है कि 23 जून कि 22 जून, मतलब कि जुलाई कि अगस्त, मंथ भी आपको याद रखना है, नहीं तो फिर आपको तो ये याद रहेगा बट मंथ याद नहीं रहेगा तो गलती कर दीजिएगा। इसीलिए हमारा एडवाइस यही रहेगा, सलाह यही रहेगा कि आप लोग इसको भी, मंथ को भी याद रखिएगा। इनका जन्म हो गया, इनका निधन हो गया। आइए हम लोग इनके निवास स्थान, इनके पिता माता कौन थे, और ये कैसे कवि बने, क्यों कवि बने, ये सारी बातें को हम इस चैप्टर में, यानी इनका पूरा परिचय पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों का परिचय नहीं होता है, आप लोगों को बोला जाएगा कि यदि अपना पूरा परिचय हमको बताइए, तो बताते हैं ना कि मेरा नाम ये है, हम यहाँ तक पढ़ाई किए हैं, ये मेरे पापा हैं, यहाँ डिग्री इस कॉलेज से ये लिए। तो ऐसे ही जैसे कि हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री लिए हैं, MD कॉलेज जो है बक्सर, जिससे हम IAC किए हैं। तो ऐसे ये भी अपने समय में जब स्टूडेंट रहे होंगे तो कहीं से पढ़ेंगे। तो ये सब भी याद रखना होता है कि इन्होंने किस विश्वविद्यालय से डिग्री लिया, किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, तो ये सब क्वेश्चन बनता है। तो आइए लिखते हैं इनके पूरे जीवन के बारे में। इनका निवास स्थान, यानी ये रहते कहाँ है, यानी अभी फिलहाल इनका डेथ हो गया है। निवास स्थान लिखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसमें समझाने वाला की बात है नहीं लग रही, जो समझाने वाला था वो हम बता देंगे, जरूर कर दीजिए आप लोगों के लिए। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इलाहाबाद का नाम वर्तमान में क्या है, बताइएगा ना। इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? सुन लीजिए, पहले प्रयागराज कर दिया गया है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगा था, आप लोग गए भी होंगे। तो इलाहाबाद का नाम यहाँ पर लिख लीजिए प्रयाग। तो ये इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हम कहाँ थे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है। अभी इसका नाम प्रयागराज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, समझे। और आगे इनके माता पिता का नाम देखिए। इनके माता का नाम, जो शंकर भगवान का औरत का नाम तो वही है। शंकर भगवान का औरत का नाम क्या था बताइए तो? पार्वती माता सुने हैं ना, तो वही। इनका भी पत्नी का, सॉरी, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। लिखेंगे माता का नाम, इनके माता का नाम, माता कौन थी? पार्वती देवी। और पिता का नाम, आप लोग पूरा पार्टिकुलर लिखिएगा, आप भी हमको अभी परिचय बता रहे हैं, तो आप लोगों के लिए PDF भी मिलेगा, वैसे आप लोग फॉर्मेट देख लीजिएगा PDF में। अभी हम बताते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि समय का महत्व है, नहीं तो कहिएगा कि आज कुछ पढ़ाई नहीं है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोग बार बार देख रहे हैं यहाँ पर भट्ट आ रहा है। इस भट्ट का मतलब बता देते हैं आप लोग को। देखिए बेनी प्रसाद भट्ट, और इनके भी नाम में क्या है? इनमें बाल कृष्ण भट्ट और बेनी प्रसाद भट्ट। तो भट्ट एक कास्ट होता है,
भट्ट एक टाइटल है। जैसे कि मान लीजिए कोई जादू है तो मान लीजिए सन्नू कुमार यादव लिखता है, कोई सिंह है तो मनु सिंह लिखता है, कोई अंसारी है तो अफजल अंसारी लिखता है, तो कोई केसरी है तो युवराज केसरी, ऐसे करके लिखते हैं ना आप लोग। तो वही ये क्या था, भट्ट थे, कास्ट इनका क्या था, भट्ट था। इसीलिए नहीं समझ लीजिएगा कि भट्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। इनके माता का नाम पार्वती, जो शंकर भगवान का औरत के नहीं नाम है पार्वती माता, वही इनके पत्नी का नाम देख लेते हैं। देखिए इनके पत्नी का नाम तो अभी खैर इसमें दिया नहीं है। पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे, पेशे से व्यापारी थे। जैसे मेरे पिता क्या है, पेशे से एक मजदूर है। देखिए भाई मेरे भाई, इसमें शर्म करने की कोई बात है नहीं, जो है वो है। यदि जो जॉब करते तो बोलते कि मेरे पिताजी जॉब करते हैं, लेकिन जॉब नहीं करते हैं मेरे भाई, मेरे पिताजी एक मजदूर है, सिंपल। हमको ये नहीं हेजिटेट ये नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, जो है वो है। क्या है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो समझ ही रहे हैं, इनके पिता एक व्यापारी थे, यानी खरीद बिक्री करते थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। यानी इनको पढ़ाने का काम, कि पढ़ाई के प्रति लाने का काम किसने किया था, इनकी माता ने किया था, जिनका नाम था पार्वती देवी। इनकी माता जो थी पार्वती देवी, इनको पढ़ाई के क्षेत्र में लाने के लिए रुचि जगाई। जैसे आप लोगों में पढ़ने का रुचि है, जुनून है कि 12th में 99% किसी का सोच है, किसी का 95 है, तो वैसे ही इनके मन में रुचि एवं लालसा पढ़ाई को लेकर इनकी माता ने जगाई थी। परराम में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। जैसे कि आप लोग भी सरकारी IIT निकालिएगा तो पहले एंट्रेंस परीक्षा देना होता है, या बीएड करिएगा लाइफ में आगे, पहले आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्म निकाला जाएगा, एंट्रेंस परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। तो वैसे ही इन्होंने क्या, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दी थी। आगे देखिए 1869 से 1875 के मिशन में अध्यापन, यानी ये 1869 से 1875 यानी 6 साल ये के मिशन स्कूल, प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, यानी पढ़ाई किया, स्टडी किए। जैसे कि आप लोग 12th क्लास में है, या जो बच्चे बिहार बोर्ड से होंगे वो सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी के बाद सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक पढ़ते हैं। तो आप लोग कितने साल पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, पढ़ते हैं 8 साल लगातार, फिर 9th 10th गवर्नमेंट स्कूल से करते हैं तो आपका 10 साल तो हो जाता है, आप फिर 12th गवर्नमेंट स्कूल से। तो वैसे ही है 1869 से लेकर 1875 तक इन्होंने क्या किया था, प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन किया। 1855 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, यानी 1885 में ये प्रयाग के CAB स्कूल से क्या किए, संस्कृत का अध्यापन, यानी संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किए, समझे। और आगे सुनिए 1888 में प्रयाग की काशीरस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, यानी इनका नौकरी लग गया, अध्यापक का यानी टीचर का नौकरी हो गया इनका। नौकरी कहाँ हुआ था, किस विद्यालय में, सुनिए 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के ये टीचर बन गए, यानी अध्यापक नियुक्त हो गए। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद ये लेखन कार्य में ही निर्भर हुए। जैसे कि हम पता है कि ये लेखक क्यों बने, यानी इन्होंने लेखक क्यों बना, इनके मन में कैसे भाव आया कि लेखक ही बना, जैसे सिंगर बन जाते, कोई स्पोर्ट्स यानी खिलाड़ी बन जाते। लेकिन देखिए इन्होंने लेखक किस लिए बना, क्योंकि इनका तो एक विद्यालय था जिसका नाम था क्या, पाठशाला इंटर कॉलेज, यानी प्रयाग काशीरस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, उसमें इनका नौकरी लगा था मास्टर के लिए, टीचर के लिए। लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था, यानी उग्र मिजाज के, नहीं देहात में बोला जाता है कि तनिक मिजाज के हैं, तनके में किसी को मारने लगते हैं, तो वैसे ही इनका थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, जिसके वजह से कुछ विवाद हुआ होगा, इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद ये नौकरी छोड़ दिए तो घर पर आ रहे होंगे, तो सोचे कि लेखन कार्य ही आरंभ करें, यानी लेखक कार्य पर ही ये निर्भर हो गए, समझे, समझ में आ रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
विशेष परिस्थिति पिता के निधन प्रांत। निधन प्रांत का मतलब होता है निधन के बाद, यानी डेथ के बाद, डेथ होने के बाद। निधन प्रांत का मतलब डेथ होने के बाद। पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी पैतृक, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी यदि व्यापार करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका पैतृक जो काम है वो संभालते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का क्या रहता है, मान लीजिए कि किसी बच्चा का पिताजी पहले से मान लीजिए कि जॉब करते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, तो गुजर जाएंगे तो ट्रैक्टर वही चलाएगा, यानी पूरा ट्रैक्टर। या कोई भी दुकान है या कोई भी मान लीजिए मॉल है, किसी बच्चे के पिताजी का, उनका डेथ हो जाएगा अचानक से, तो उस मॉल का देख रेख कौन करेगा, उनके लड़का करेगा। फिर मान लीजिए किसी बच्चे का कोई और रोजगार है उनके पिताजी का, तो उसको कौन संभालेंगे, उनके पिताजी का रोजगार है तो उनके बेटा संभालेंगे। तो वैसे ही आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, कवि बहुत अच्छे कवि थे हिंदू युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत अच्छे कवि थे। इनको हिंदी, जो हिंदी सभा होता था पहले, जो हिंदी का उतना तो लोग जानते नहीं थे, इसके लिए सभा की जाती थी। तो हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। यानी इन्होंने कितने में, 1877 में, लिखिए 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक, देखिए 1800 पॉइंट बना लीजिए, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। हिंदी प्रदीप नामक, यानी हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका का मतलब माह में एक बार प्रकाशित होता है, यानी एक माह का पूरा। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, यानी स्टार्ट किए थे 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। तो पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका इन्होंने कब निकाला था, तो 1877 में। वे इसे 33 वर्ष तक चलाते रहे, और इसे कितने वर्ष तक चलाए थे, 33 वर्ष तक चलाए थे। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बाल कृष्ण भट्ट कितने वर्ष तक चलाए थे, 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। यानी इस पत्रिका में क्या किया जाता था, निबंध लिखा जाता था। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1881 में, लिखिए दूसरा पॉइंट बनाकर, 1881 में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब किए थे इन्होंने, 1881 में। वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा, 1881 में की। वेदों के 1881 में युक्तिपूर्ण समीक्षा, ठीक है। एक स्वयंवर हुआ था 1886 ईस्वी में, उसमें इन्होंने क्या किया था, एक लाला श्रीनिवास दास थे, उनको संयोगित स्वयंवर में कठोर आलोचना की, पूरा बेइज्जती कर दिए थे। तो पूछेगा कि 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगित स्वयंवर में किसने आलोचना की, बाल कृष्ण भट्ट ने। ये सारा एडजेक्टिव आप लोगों को लगभग समथिंग 50-60 के समथिंग हम लोग एडजेक्टिव कराएंगे, और उससे ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा लेंगे, लेकिन इससे कम एडजेक्टिव नहीं लेंगे। सारा क्वेश्चन एडजेक्टिव में रहेगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर तो लिखवा नहीं रहे हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, एक क्वेश्चन इसमें हम पूरा लिख कर रखे हैं कॉपी पर, और आप लोगों को
PDF में दे देंगे और बोर्ड पर भी लाइन में लिखवा देंगे। अभी कवि परिचय समझिए, उसके बाद याद कराने की गारंटी हमारी। हमारे तो जानते ही हैं याद कराने वाला, तो ऐसे कराए थे हिंदी व्याकरण, पता है ना। तो इन्होंने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोजित स्वयंवर में कठोर रचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए। इनका ऐसा स्वभाव है, एकदम नहीं बोलते यार, इनको कोई इनको पसंद ही नहीं आ रहा था। बताइए, इनको आमंत्रित किया गया एक काशी में कि आप आइए श्याम सुंदर प्रसाद के द्वारा शब्दकोश के संपादन के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा अपना व्यवहार किया था तो ये अलग हो गए। इनकी रचनाएं और उपन्यास ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिख लीजिए और आराम से लिखिए हमारे साथ। जैसे कि देखिए आप लोग के लिए पहले से हम पूरा नोट जैसा रखे हैं, अभी तो बटा बस समझा रहे थे, आप देखिए पूरा लिख लीजिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिएगा पूरा। पहले लिखे हैं प्रहसन। प्रहसन जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कविता कहानी, वैसे ही एक प्रहसन होता है। आप लोग आगे लाइब्रेरी में जाइएगा, बुक वगैरह लीजिएगा प्रहसन का तो मिल जाएगा। तो देखिए प्रहसन इनका कौन कौन था, बहुत महत्वपूर्ण जो क्रीम होता है ना, इस बुक से क्रीम छाट कर लिखे हैं। निबंध इनका 50 लगभग 40 का आसपास किया है, लेकिन हम जो क्रीम होता है वो छाट कर लिखे आपके लिए, यानी बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जो नाटक होता है, प्रहसन होता है, उपन्यास होता है, वो आपके लिए लिख दिए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम थोड़ा साइड में हट जाते हैं और उसके बाद हम समझा रहे हैं। चलिए देखिए प्रहसन, जैसा काम वैसा पढ़ना। जैसे आप लोग काम करेंगे, यदि खूब मेहनत करेंगे तो खूब आपका रिजल्ट आएगा, यानी ज़्यादा रिजल्ट आएगा। वैसा यहाँ पर प्रहसन है, जैसा काम वैसा करें। और आगे नई रोशनी का बीज, एक इनका प्रहसन है, और आचार विमर्शन, यानी ये 3 प्रहसन बस आपको याद रखना है, जिसमें से 1 2 ये और ये हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको याद जरूर रखिएगा। और उपन्यास, रहस्य कथा, इसको जरूर याद रखिएगा। रहस्य कथा इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम अंडरलाइन कर दिए उसको जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, जरूर। लुपिन ब्रह्मचारी एक 100 आजान एक सुजान ये महत्वपूर्ण है। और सातल यात्रा ये महत्वपूर्ण है। सद्भाव का अभाव ये भी महत्वपूर्ण है। और हमारी घड़ी, इसमें इतना ही रखिएगा याद, तो उपन्यास में से आप लोग के लिए हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोग से अच्छा है कि नहीं पूछेगा, इसी में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, क्योंकि हम जो जैसा क्वेश्चन बैंक में दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से देखे हैं तो वही हम टिक कर रहे हैं, नहीं तो सब पर टिक नहीं कर देते, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन पर हम टिक कर रहे हैं। उनका नाटक में है, नाटक में बाल विवाद इम्पोर्टेंट है, पद्मावती इम्पोर्टेंट है, इस पर डबल टिक करते हैं हम, जरूर आएगा। और आपको एक नल दमयंती और दमयंती स्वयंवर, इसको याद रख लीजिएगा। और एक चंद्रसेन मेरे भाई, चंद्रसेन जरूर याद रखना है, ये भी आ सकता है। रेल का टिकट खेल, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बोर्ड पर नहीं लिखा, हालांकि इस बुक में सारा दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वही आपके लिए लिखे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को नोट जैसा लग रहा होगा, तो आप लोग इससे भी नोट बना सकते हैं। इससे अच्छा हमें नहीं लगता है कि PDF में भी होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, उसके बाद आज कवि परिचय एंड हो जाएगा और कल से इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा। आइए, तो इसको देख लिए हम लोगों ने, नाटक, उपन्यास और प्रहसन को देख लिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नोट किए हैं, उसको हम पढ़ा देते हैं। इसके बाद हम लोग का कवि परिचय भी हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि कवि परिचय पढ़ाने का जरूरत है, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए तो कवि परिचय 2-3 दिन तक पढ़ा लेंगे, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसमें से आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों में कि बाल कृष्ण भट्ट क्या है, मतलब कैसे कवि हैं, गद्य लिखते थे कि काव्य खंड लिखते थे कि कहानी लिखते थे, क्या लिखते थे। तो बाल कृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे, यानी जो आज गद्य खंड आपको हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ वही वो लिखते थे। कोई कविता हम लिखवाए, इसमें आप लोग को नाटक लिखवाए, प्रहसन लिखवाए और निबंध लिखवाए, कोई एक भी ऐसा लिखवाए कि कविता नहीं लिखे, नहीं। जो कविता लिखता है वो काव्य खंड में आ जाता है, इसीलिए क्या सिर्फ गद्य करते हैं, यानी गद्य खंड में काम करते थे। ये क्या थे, गद्यकार। बातचीत शीर्षक क्या है मेरे भाई, रट जाओ, हाथ जोड़ से विनती है मेरे भाई, बस इस क्वेश्चन को रखो, ये आएगा, जरूर आएगा। बाल कृष्ण भट्ट
जो लिखे हैं बातचीत शीर्षक, ये निबंध है। एक बार फिर क्या है, निबंध है, इसको जरूर पढ़ोगे भाई, ये याद कर लो अभी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े हिंदी के बहुत अच्छे कवि रहे। उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट को निबंधकार के रूप में साहित्य के जो एडिशन, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे एडिशन, जो वर्ग का आविष्कार किए थे, वो एक साहित्यकार भी थे। और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, उतने जो विश्व में प्रचलित है एडिशन और क्या है ये स्टील, इनके श्रेणी में इनको रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के लिए, निबंध के लिए रखे थे। स्टील और एडिशन की श्रेणी में, यानी स्टील और एडिशन की श्रेणी में इनको बाल कृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल रखे थे। आई होप आप लोगों को सारा कवि परिचय का क्वेश्चन इसी से बन जाए, और आप लोगों को इस वीडियो को जितना हो सके 12th क्लास के बच्चे आप शेयर करें और खुद इसका लाभ उठाएं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के लिए कितना ऐसे नोट बनाया जा रहा है, नोट लिखवाया जा रहा है, आप लोग के लिए मेन पॉइंट लिखवाया जा रहा है। सारे कचरा नहीं पढ़ा रहे हैं हम, उसमें से क्रीम खींच कर पढ़ा रहे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में सारे मेरे बात समझे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई दोस्त आपके पास में है और वो हिंदी के लिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा टीचर सबसे बेस्ट है, तो मेरे भाई हम बोलेंगे नहीं कि हम है, मेरे मेहनत देखो और हमको सपोर्ट करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।